आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आइसोमर का मतलब क्या होता है ना, जिस पेयर में दो कंपाउंड्स हैं, जिसके पेयर में उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है सेम होता है। केमिकल फॉर्मूला मतलब जैसे कि वाटर आपने बोला H2O और D2O बोला आपने ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, वैसे ही केमिकल फॉर्मूला जो होता है सेम होता है, और इसका स्ट्रक्चर या फिर स्टेरियो केमिस्ट्री डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर या फिर स्टेरियो डिफरेंट होता है। अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ, केमिकल फॉर्मूला सेम हुआ, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के 4 टाइप हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। एक होता है लिंकेज, दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन, तीसरा होता है आयोनाइजेशन, चौथा होता है सॉल्वेटेड। सिमिलरली स्टेरियो आइसोमरिज्म, जहां पर स्ट्रक्चर भी सेम है बट उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है। अरेंजमेंट कहां पर ना, 3D स्पेस पे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो इसको हमने बोला ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल टाइप में डिवाइड किया। तो पहले हम स्टेरियो आइसोमरिज्म पढ़ते हैं, उसके बाद हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पे आएंगे। तो पहले आपको स्टेरियो मैंने क्या बताया ना, उसका फॉर्मूला सेम है सर, कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी सेम है, पर उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है, अरेंजमेंट डिफरेंट है। और यहाँ पर हेट्रोलेप्टिक होना जरूरी है, कॉम्प्लेक्स का हेट्रोलेप्टिक होना जरूरी है, मतलब मोर देन वन टाइप लिगेंड लगना जरूरी है। अगर एक टाइप का लिगेंड लगा तो स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं आएगा। मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड तो हमें चाहिए। यहाँ पर देखिए जो प्लाटीन में, प्लाटीन वाले कंपाउंड में देखिए ये है सिस प्लाटीन, ये है ट्रांस प्लाटीन। ये सिस प्लाटीन कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, और ये एक स्टीरियोकेमिस्ट्री ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वाला कंपाउंड है। यहाँ पर आपने एक प्लेन पास किया और यहाँ पर आपने प्लेन पास किया। ये देखिए सेम ग्रुप ऑपोजिट में है, अमोनिया अमोनिया सेम ग्रुप है ना, ये ऑपोजिट में है, और यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन ऑपोजिट में है। अगर सेम ग्रुप सेम साइड में रहे, सेम ग्रुप सेम साइड में रहे, तो इसको हम बोलेंगे सिस। अगर सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में रहे तो उसको हम बोलेंगे ट्रांस। तो ये आपको पता ही है, सेम ग्रुप सेम साइड में रहे तो सिस, और सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में रहे तो ट्रांस। आवाज कट रहा है? आवाज कट रहा है क्या? अभी भी कट रहा है ना? तो नहीं कट रहा है ना? ओके ओके, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा नेट का स्लो होता है, कोई बात नहीं। अगर कभी हुआ तो बोलना है, मैं रिपीट करूंगा। देखो ये सिस क्या होता है ना, अगर एक साइड में सेम एटम रहे, एक साइड में सेम लिगेंड रहे तो उसको हम बोलेंगे सिस। ये सिंपल फंडा है। अगर एक साइड में डिफरेंट एटम्स रहे या फिर ऑपोजिट साइड में ऑपोजिट एटम्स रहे, ओके, ऑपोजिट साइड में सेम एटम रहे तो उसको हम बोलेंगे ट्रांस। ओके, सिस मतलब सेम, ट्रांस मतलब ऑपोजिट, लिख लीजिए, सिस मतलब सेम और ट्रांस मतलब ऑपोजिट। और ये दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाइए, और फिर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कैसे सिस ट्रांस निकालते हैं देखेंगे। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्यों है ये ना, यहाँ पर प्लैटिनम के साथ 4 लिगेंड लगे हैं, पर अगर 6 लिगेंड लग गए तो उसको हमने बोला कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सिस ट्रांस हम कैसे निकालते हैं ना, ऐसे अगर एक साइड में रहा सारे लिगेंड और दो साइड में दो ऑपोजिट लिगेंड रहे तो उसको हमने बोला सिस। अगर ऐसे एक ये दोनों ऑपोजिट हो गए और ये चारों खुद के ऑपोजिट रह गए तो इसको हमने बोला ट्रांस। तो सिंपली आपको ये दोनों स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना है, और सिस मतलब सेम, सिस मतलब सेम लिखो और सेम साइड लिखो, और ट्रांस मतलब ऑपोजिट साइड में लिखो। ओके, वेरी नाइस बेटा, जल्दी से ये वाला पार्ट लिख लो, जल्दी से ये वाला पार्ट लिख लो। और हम आगे चलेंगे, और क्या हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, एक फैक्मर वाला सिस्टम है, उसको हम लिखेंगे। ओके, लिप्सा लिप्सा बोर्ड रेगारा नहीं सर मुकेंगे रे भी मुकेंगे रे भी तू करो ना, की करो कामने के लिए काम करेंगे। ठक्का, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, करे जल्दी लिखो, जल्दी। सर लेखा सॉइल स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट नो कॉपी रे लिखो, स्क्रीनशॉट बेसी चल तो मैं लिखी उड़ गई। ओके, आराम से बैठ के लिखो, आपकी मर्जी। तो आपको मैंने सिस ट्रांस के बारे में कुछ अच्छे से समझा दिया, मतलब एक साइड में रहा तो सिस और अपोजिट साइड में रहा तो ट्रांस। सिंपल फंडा है भाई, इसके ऊपर आपको कुछ ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। देखिए
यहाँ पर भी आपके बुक में भी लिखा है ऑपोजिट टू ईच अदर, अगर ट्रांस और सेम अगर एडजेसेंट साइड में रहे तो सिस। ओके, एडजेसेंट मतलब सेम है। और यहाँ पर ये सारे यूनिडेंटेड लिगांड है, यूनिडेंटेड है सारे। यूनिडेंटेड मतलब एक लिगांड एक ही बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ। बाइडेंटेड मतलब एक लिगांड दो बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ। तो बाइडेंटेड लिगांड की बात हम आगे करेंगे, अभी पहले हम यूनिडेंटेड का फंडा अपना खत्म करते हैं। ओके, ये तो हो गया अपना MX4L2 टाइप, मतलब यहाँ पर चार एक टाइप के लिगांड है। देखिए 1 2 3 4 चार अमोनियाज है और एक दो क्लोरीन है। तो ये टाइप को हमने पहले खत्म किया, फिर अगले मतलब स्लाइड में अपना खत्म करेंगे हम दूसरे टाइप वाले को। ओके संकल्प, क्या हो रहा है, क्या बना रहा है तू यहाँ पर? आदमी बनाएगा? मस्ती नहीं, मस्ती नहीं, पढ़ाई करो। तो यहाँ पर देखिए, अगर एक बाइडेंटेड लिगांड लग गया ना, ये देखिए इथिलीन डायमीन EN, ये एक बाइडेंटेड लिगांड है, एक सर आपण जो कहउछन कि सुबा जाऊ भले रे भलरे सुबा जाउनी, एबे सुबा गला भलरे, एबे सुबा गला? बताओ बताओ। ये इथिलीन डायमीन होता है बाइडेंटेड लिगांड। अगर ये सेम साइड में रहा, देखो अभी ये सेम साइड में है, ये दोनों सेम साइड में है, ये ऑपोजिट साइड में है, तो किसको मैं सिस लिखूंगा? जो सेम साइड में होते हैं उसको सिस लिखूंगा, जो ऑपोजिट साइड में होते हैं उसको ट्रांस लिखूंगा। ओके, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? अभी ये वाला इंपोर्टेंट है, ये वाला इंपोर्टेंट वाले को अपने कॉपी में बनाओ, ये वाला इंपोर्टेंट है। जब तीन डिफरेंट लिगेंड लगे हैं, ये देखिए M, ये है M मेटल कोबाल्ट, और यहाँ पर X3L3, मतलब तीन एक टाइप के हैं और तीन दूसरे टाइप के हैं। यहाँ पर आप सिस ट्रांस नहीं यूज कर पाओगे, यहाँ पर आप सिस ट्रांस नहीं यूज कर पाओगे, इंपॉर्टेंट है बेटा, दिमाग में डाल दो, यहाँ पर आप सिस ट्रांस नहीं यूज कर पाओगे। तो यहाँ पर आप क्या यूज करोगे ना, फैक और मर, फैसियल या फिर मेरिडोनियल। आप मुझे फेस कर रहे हो, मतलब आप मेरे साथ फेस टू फेस खड़े हो। तो देखिए ये वाले जो ये वाले पार्ट हैं, ये वाले लिगेंड के पार्ट हैं, ये वाले पार्ट को फेस कर रहे हैं फेस टू फेस, तो इसको हमने बोला फैसियल। ओके, और ये वाले जो पार्ट है ना, यहाँ पर कुछ ये इस तरफ चले गए और यहाँ पर कुछ भी इस तरफ चले गए, और बाकी ये फेस को छोड़ के, ये वाला फैक्ट को छोड़ के बाकी जितने भी अरेंजमेंट है उसको हम बोलेंगे मर। मर मतलब मेरिडोनियल। ओके, अगर आपने मेरिडियन पोजीशन में, ये वाले पोजीशन में अगर आपको सेम लिगेंड मिल जाते हैं डिफरेंट ऑपोजिट साइड में, उसको हम बोलेंगे मर। और ये वाले पोजीशंस में अगर आपको सेम साइड में सेम लिगेंड मिल जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे फैक्ट। और फैक को छोड़ के जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे वो सब मर होंगे। तो फैक एक ही स्ट्रक्चर होगा भाई, फैक एक ही होगा, मतलब इस साइड में ये तीन और इस साइड में ये तीन। एक क्रिकेट का टीम जैसे, फुटबॉल का टीम जैसे मैच खेलते हैं ऐसा है, पर यहाँ पर सारे मैच में घुल मिल गए हैं। इस तरफ ये लिगेंड है पर इस तरफ ये दोनों है, और सिमिलरली इस तरफ ये एक है पर इस तरफ ये दोनों अलग टाइप के हैं, तो इसको हम बोले मर। तो फैक मर वाला नोमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये बिल्कुल अपने कॉपी में करिए। और ये है MX3L3 टाइप या फिर MA3B3 टाइप, और ये सारे हैं यूनिडेंटेड लिगेंड। L और X या फिर A और B यूनिडेंटेड है, मतलब एक ही टाइप के लिगेंड है, और वो एक ही बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ। ऐसे नहीं कि इथिलीन डायमीन की तरह दो बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे नहीं कि इथिलीन डायमीन की तरह दो बॉन्ड बनाते हैं। सर मेरिडोनियल नहीं समझा मैं? मेरिडोनियल में क्या होता है, देखो आपने फैसियल समझा, फैसियल में एक साइड में तीन होते हैं और दूसरे साइड में वही ऑपोजिट वाले तीन लिगेंड्स होते हैं, और फैसियल को छोड़ के जितने भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं,
ये फैसियल को छोड़ के, देखो फैसियल को छोड़ के आप इसे इस तरफ ले आओ, इसे इस तरफ ले आओ, इसे इस तरफ ले आओ, जिसको भी आपको जिस तरफ लेना है ले जाओ, जितने भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं, एक तो नहीं बनेगा, 5-6 स्ट्रक्चर बनेंगे, वो सारे हैं मर या फिर मेरिडोनियल। मेरिडोनियल का ऐसा कोई रूल नहीं है, बट फैसियल का रूल है। जैसे मैंने आपको बताया ट्रांस का रूल है, ट्रांस में अपोजिट रह सकते हैं, पर सिस तो बहुत टाइप के बन सकते हैं। ओके, ऐसे ही यहाँ पर फैक और मॉर में वही है, एक आपने फैसियल बना दिया, बाकी जितने भी स्ट्रक्चर आपके बनेंगे सारे होते हैं मेरिडोनियल। वेरी नाइस बच्चों, समझा कि नहीं समझा अभी? समझा कि नहीं समझा Yes, अविनाश? sir. यस सर। ओके, यस सर। समझ गए। संकल्प आपको कुछ पता चल रहा है? ये सब आपने पिछले यस सर, समझ आ रहा है। प्रीवियसली कभी पढ़ा था नहीं, या नया पढ़ रहे हो पूरा? वो सर पढ़ा था सर, याद नहीं है। याद नहीं है तो और एक बार याद करो, मेरे साथ रिवाइज करते जाओ, और जहां पर आपको डाउट्स लगेगा Yes, मुझे sir. पूछते जाओ। अभी हम ऑप्टिकल Sure, आइसोमर्जिज्म पे चलते हैं। ऑप्टिकल मतलब जब आप लाइट डालोगे, कौन सा लाइट? टॉर्च लाइट? नहीं, टॉर्च लाइट नहीं, एक प्लेन पोलराइज लाइट डालोगे, एक प्लेन पोलराइज लाइट डालोगे। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है ना, जिसका एक कांस्टेंट वेवलेंथ होता है, मतलब जिस लाइट का आपको वेवलेंथ लोन होता है। वेवलेंथ क्या होता है ना भाई? लैम्बडा। और लैम्बडा अगर आपको 500 नैनोमीटर है, आपको पता है, तो इसको मैं एक बोलूंगा प्लेन पोलराइज लाइट। और इसको हम सोडियम लैंप से हम इस लाइट को पाते हैं। और यहाँ पर अगर प्लेन पोलराइज लाइट के प्रेजेंस में अगर आपका जो मॉलिक्यूल है घूमता है क्लॉकवाइज, तो उसको हम बोलेंगे डिक्स्ट्रो। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसको हम बोलेंगे लीवो। तो डेक्स्ट्रो मतलब लेफ्ट, सॉरी डेक्स्ट्रो मतलब राइट, डेक्स्ट्रो मतलब राइट, राइट मतलब हमारा घंटा राइट तरफ घूमता है ना, नहीं क्लॉक, तो डेक्स्ट्रो मतलब राइट या फिर क्लॉकवाइज। ओके, डेक्स्ट्रो मतलब राइट या फिर क्लॉकवाइज। देखो मेरे साथ नोमेनक्लेचर को समझो, फिर इसको आप तो इसको कॉपी में देख के नहीं बता सकते भाई कौन डेक्स्ट्रो होगा कौन लीवो होगा, ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, हाँ कि नहीं? तो लीवो वाला पार्ट देखो, लीवो में क्या होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो बिल्कुल ये फंडा आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए ये है डेक्स्ट्रो और ये है लीवो, और ये दोनों आप दोनों के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, और इनको हम बोलते हैं एनांसियोमरिक पेयर, बिकॉज ये लोग नॉन सुपर इम्पोजेबल है। आप अपना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड देखिए, अगर आप हाथ जोड़ देते हो, मेरे साथ जोड़िए हाथ, अगर आप हाथ जोड़ देते हो तो आपका हाथ सुपर इम्पोजेबल हो जाता है, पर आप जब मिरर में देखते हो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, तो आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एक एनांसियोमरिक पेयर है। और सिमिलरली ये वाला देखिए, आप मिरर इमेज निकालते हो तो सेम मॉलिक्यूल आता है, पर कैसा आता है? उल्टा आता है, उल्टा आता है। आप अगर मिरर में अपना लेफ्ट हैंड दिखाओगे तो राइट हैंड निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, उल्टा निकलेगा भाई। ओके, तो दिमाग में ये डाल दीजिए भाई, डिक्स्ट्रो और लीवो का फंडा। डिक्स्ट्रो होता है क्लॉकवाइज, या फिर अपना प्लेन पोलराइज लाइट जब इस मॉलिक्यूल्स के अंदर पास करेगा तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, घंटे के हिसाब से घूमेगा, पर ये घंटे के हिसाब से नहीं घूमेगा, घंटे के उल्टे डायरेक्शन में घूमेगा, तो इसको हम बोले लीवो या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, ये है डी, और डेक्स्ट्रो को हम स्मॉल डी बोलते हैं, लीवो को हम स्मॉल एल बोलते हैं। ओके, वेरी नाइस। तो यहाँ पर ये वाले कंपाउंड को देखिए, ये भी डिक्स्ट्रो लीवो के फॉर्मूला में है, ये भी डिक्स्ट्रो लीवो के फॉर्मूला में है। ये वाले कंपाउंड को बनाइए, ऊपर वाले कंपाउंड को अपने कॉपी में बनाइए, और आगे हम चलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्जिज्म में, आगे हम चलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्जिज्म में। ओके, या फिर लिप्सा के जैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ हाँ जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए खुद का क्वेश्चन है, आपको सिस ट्रांस पहचानना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, ऐसे एक प्लेन ड्रॉ करना है, आपको सिंपली क्या करना है, ऐसे एक प्लेन ड्रॉ करना है। अगर सेम साइड में रहे तो सिस, देखिए ये है, ऑपोजिट साइड में रहा तो ट्रांस, ये दोनों ऑपोजिट हैं और ये भी ऑपोजिट है, तो ये हो गया ट्रांस, आपने पहचान लिया, तो बाकी जितने भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो है सिस, तो आपको ये समझ आ गया होगा। सिमिलरली ये वाला देखिए, आपको यहाँ पर सिस ट्रांस निकालना है और कायरलिटी निकालना है। कायरलिटी मतलब एक एटॉम या फिर ग्रुप के साथ मोर देन वन एटॉम और ग्रुप लगे होंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये वाले पार्ट में आपको सिस कैसे पता चलता है ना, सेम साइड, यहाँ पर आप प्लेन ड्रॉ कीजिए अपने हिसाब से,
और यहाँ पर भी आप प्लेन ड्रॉ कीजिए। तो ये देखिए ऑपोजिट साइड में है, ये दोनों ऑपोजिट साइड में है, तो इसको हमने बोला ट्रांस, और ये दोनों सेम साइड में है, इसको हमने बोला सिस। आपके पास तो बुक होगा, अगर नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी मैंने ग्रुप में भेजा है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं आसानी से और अपना खुद का पर्सनल नोट बना सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्टिक टू सैंपल पेपर। सैंपल पेपर में आइसोमरिज्म का एक लॉन्ग क्वेश्चन है 7 मार्क्स का, इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके अंदर क्या जाएगा ना, सब कुछ जाएगा, जो हम आज पढ़ेंगे वो सब कुछ जाएगा। पहले आपको लिखना है आइसोमरिज्म क्या होता है, अविनाश स्पेशली फॉर यू, आइसोमरिज्म क्या होता है आपको पहले लिखना है। उसके बाद आपको डिवाइड करना है आइसोमरिज्म को, एक होता है स्टेरियो और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल। फिर स्ट्रक्चरल में आपको चारों टाइप का, मैं अभी जो आपको समझाने वाला हूँ वो सब लिखना है, 4 टाइप, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन, सॉल्वेटेड, ओके। और यहाँ पर आपको स्टेरियो में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दोनों लिखना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दोनों लिखना है, ओके। ये आपको पूरा एक 7 मार्क का फुल कोर्स देगा, समझ रहे हो। इतना अगर आप लिखोगे, इतना 3-4 पेज का लंबा चौड़ा लिखोगे संकल्प, तो आपको मिलेंगे कितने मार्क, 7 मार्क। और यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर्स पूरा क्लियर होने चाहिए, जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाए हैं वो सारे स्ट्रक्चर क्लियर होने चाहिए, और सारे जो एटम का रिप्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, इसको आपको फंडा में रखना है। और ये जो चार्ज भी दिखाया गया है वो चार्ज भी आपको सही रखना है, अगर चार्ज भी गलत किए तो मार्क अपना घटता जाएगा, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा आपको, मतलब मैं रट्टा मारना तो नहीं सिखा रहा हूं, पर थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा, ओके। तो यहाँ पर देखिए लिंकेज आइसोमरिज्म वाला फंडा, ये जो स्ट्रक्चरल का पहला पार्ट है, ये जो स्ट्रक्चरल का अपना पहला पार्ट है, लिंकेज आइसोमरिज्म का फंडा। लिंकेज आइसोमरिज्म का फंडा क्या होता है ना, जब आपका लिंकेज में डिफरेंस होता है, देखिए NO2 ये नाइट्रोजन लगता है अपने मेटल के साथ, और ONO में ऑक्सीजन लगता है अपने मेटल के साथ। सिमिलरली यहाँ पर NCS और SCN ये दोनों लिंकेज आइसोमरिज्म है। और पहले ये किसने बताया था हमें ना, जोगेनसन ने हमें क्या बताया था ना, अगर एक एम्बिडेंटेड लिगांड हुआ तो वो 2 साइड से अपने मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है, एक टाइम में इस साइड से, एक टाइम में ऑक्सीजन वाले साइड से, और एक टाइम में नाइट्रोजन वाले साइड से, ओके। तो पहले अगर वो ऑक्सीजन वाले साइड में बनाता है तो इसको हम बोलेंगे O नाइट्रिटो, और ये एक आइसोमर हुआ किसका, N नाइट्रिटो का। N नाइट्रिटो क्या है ना, नाइट्रोजन वाले साइड से जो बॉन्ड बनाता है, ओके। ये है लिंकेज आइसोमरिज्म, इसका ये वाला अच्छा सा एग्जांपल है, ये वाला। यहाँ पर आप ये NO2 को देख के नहीं बता सकते कि ये O से बॉन्ड बना रहा है या फिर N से बॉन्ड बना रहा है, ओके। आप कैसे बताओगे, अगर आप नाम इसका लिख पाओगे तब आप इसको बता पाओगे। और ये NO2 होता है एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल लिंकेज आइसोमरिज्म का, मतलब आपका स्ट्रक्चर सेम है, केमिकल फॉर्मूला भी सेम है, बट जो बॉन्ड होता है वो डिफरेंट है भाई। मेटल से ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, एक वो अलग बात है, वो अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा, वो अलग फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी दिखाएगा। और मेटल से नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, वो भी अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दिखाएगा। यही तो है अपना फंडा आइसोमरिज्म का, हाँ कि नहीं। तो आगे देखिए कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म क्या होता है। देखिए अगर आपके कोऑर्डिनेशन साइट में लिगांड इस तरफ से उस तरफ आते हैं, मतलब ये वाले लिगांड इस तरफ आते हैं, अक्षय कुमार वाला सीन हो जाता है, यहाँ पर इस तरफ का इस तरफ माल आ जाता है और इस तरफ का माल इस तरफ आ जाता है, तो इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। क्या है ना, अराइजेस ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन द कैटायनिक एंड आयनिक स्फीयर्स। तो कैटायनिक और आयनिक पार्ट में हमारा इंटरचेंज होता है जब लिगेंड, तो उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। देखिए यहाँ पर ये क्रोमियम NH3 और कोबाल्ट CN ये कन्वर्ट हो गया कोबाल्ट NH3 और क्रोमियम CN में, ओके। वेरी नाइस। Then NH3 ligands are bound to Cr plus and Cn minus or CO3। तो ये एग्जांपल आप लिखिए, इस तरफ से इस तरफ आ रहा है लिगेंड और इस तरफ से इस तरफ आ रहा है, CONH3 ये जो है आप ऐसे एनक्लोज कीजिए। और यहाँ पर दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है CrCN6। तो अगर आप ये NH3 को इस तरफ ले गए और ये Cn को इस तरफ ले लिया तो ये अपना खुद में एक कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म बनाएगा। तो एग्जाम्पल आप ये दोनों का याद रखिए, डेफिनेशन याद ना रहे पर आप एग्जाम्पल याद रख पाए, ओके। ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट।
और जो बोर्ड वाले बच्चों के लिए, अपने सीएचएससी बोर्ड वाले बच्चों के लिए डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सीबीएसई के लिए क्या सिर्फ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, चल जाएगा। और ये जो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, देखिए आयनाइजेशन आइसोमरिज्म क्या होता है ना, अगर आपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर को आयनाइज किया तो इसका काउंटर आयन चेंज हो जाएगा। काउंटर आयन मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर में, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में जो आयन है वो अगर अंदर घुस गया और अंदर का एक आयन बाहर चल गया तो उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। ओके, अगर एक बाहर का लिगांड आके अंदर के लिगांड को निकाल के खुद लिगांड बन जाता है और वो अंदर वाला जाके काउंटर आयन बन जाता है तो इसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। यहाँ पर अंग्रेजी में आपका अच्छा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है एग्जाम्पल के साथ, ये छोटा सा पॉइंट है और वेरी बेसिक है, वेरी इजी है। ये वाला पार्ट जो है इजी पार्ट है, जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और स्टेरियो आइसोमरिज्म समझने में हमें दिक्कत होता है, पर ये जो आयनाइजेशन वगैरह है ये वाले पार्ट्स हम इजीली समझ जाते हैं। ओके, अभी देखिए सॉल्वेटेड आइसोमरिज्म। सॉल्वेटेड आइसोमरिज्म क्या होता है ना, इन दिस फॉर्म ऑफ आइसोमरिज्म इज आल्सो नोन एज हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म। हाइड्रेटेड मतलब वाटर, अरे हाइड्रेशन मतलब वाटर। तो जहां पर वाटर का बात आता है तो आप इस कंपाउंड में पानी मिलाते होंगे, अगर पानी मिलाएंगे तो वाटर या फिर हमारा जो एक्वा है, वाटर को हम एक्वा भी बोलते हैं, एक्वाफिना नहीं सिर्फ एक्वा बोलेंगे। ओके, एक्वा होता है अपना एक पोटेंशियल लिगांड, मतलब ये खुद भी लिगांड बन सकता है। अगर ये खुद लिगांड बना तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी घुस सकता है। अगर ये खुद कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर घुसा तो ये कंपाउंड का पूरा कैरेक्टर चेंज कर देगा। जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखिए, अगर वाटर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर घुस रहा है, यहाँ पर अगर वाटर कोऑर्डिनेशन, हाँ ये लॉन्ग क्वेश्चन में एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है भाई, अभी तक हमने जितना पढ़ा ये एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है और आपको सैंपल पेपर से देख के लिखना है ये क्वेश्चन को। आज का आपका होमवर्क ये है, आप ये वाले क्वेश्चन को सैंपल पेपर से ढूंढिए। क्या ढूंढना है, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, 7 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और उसके अंदर ये सब फंडा होता है और आपको ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन खुद आज के कॉपी में आपको प्रैक्टिस करना है, जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। और यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल देखिए, ये वायलेट कलर है, वाटर अंदर है और ये वाटर एक बाहर चला गया, एक क्लोरीन अंदर चला गया तो इसका कलर चेंज हो गया ग्रे ग्रीन। अगर कलर चेंज हो गया तो बाकी सारे डिफरेंट कंपाउंड्स भी, बाकी सारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गए। ओके, बाकी सारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गए। तो यहाँ पर आप देख के बोल सकते हैं ये कौन सा क्या आइसोमरिज्म दिखाएगा, ये सिस ट्रांस दिखाएगा और ये दिखाएगा अपना, ये दिखाएगा अपना, ये दिखाएगा भी सिस ट्रांस दिखाएगा और ये अपना दिखाएगा लिंकेज आइसोमरिज्म बिकॉज NO2 है। ओके, ये अपना लिंकेज आइसोमरिज्म दिखाएगा स्ट्रक्चरल वाले पार्ट से और ये अपना क्या दिखाएगा, ये भी अपना सिस ट्रांस ही दिखाएगा। ओके, 3 सिस ट्रांस और एक लिंकेज। फिर ये हो गया अपना आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। देखो आयन अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, ये जो क्लोरीन था पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर था बट उसको SO4 ने बाहर निकाल के फेंक दिया और SO4 खुद लिगांड बन गया, तो इसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमर्स। ओके, तो वेरी नाइस एग्जाम्पल और क्वेश्चन इसी पार्ट से बहुत इजी आते हैं, बहुत इजी एग्जाम्पल और क्वेश्चन आते हैं। और बाकी देखिए बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसको शुरू करने से पहले हमें एक पुराना चीज है वेर्नर्स थ्योरी, आज हम वो खत्म करेंगे। रुको मेरा चार्ज खत्म हो रहा है, मैं पहले चार्ज लगा के आता हूँ। वेर्नर्स थ्योरी अभी शुरू करेंगे। वेर्नर्स थ्योरी बहुत ही सिंपल है, एक आप 10 मिनट में वेर्नर्स थ्योरी अच्छे से समझ जाओगे। ओके, और वेर्नर्स थ्योरी को अच्छे से समझना है बिकॉज वही तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बैकबोन है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बैकबोन है। ओके, ये वेर्नर्स थ्योरी जो होता है ना बच्चा लोग, ये आपके लिए मतलब फ्रूटफुल लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ये 7 मार्क का आता है और इतना छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ये जो साल भी आया है। ओके, ये एक साल छोड़ के एक साल आता है, मतलब 18 में आया होगा तो 20 में आएगा, अगर 20 में आया है तो 22 में आएगा, ऐसा होता है फंडा इसका। और वेर्नर्स थ्योरी जिस साल पढ़ते हैं ना उस साल बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं बिकॉज इतना इजी थ्योरी है, इतना छोटा थ्योरी है, इतना कुछ ज्यादा लिखना नहीं पड़ता और इजीली मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। तो ये कहाँ किसने दिया था ना, अल्फ्रेड वेर्नर ने ये दिया था 1866 में, 1866 में नहीं दिया था, वो 1866 में पैदा हुए थे, तो अल्फ्रेड वेर्नर ने दिया था। उन्होंने क्या बताया
ना सर, एक कंपाउंड में दो टाइप्स के वैलेंसी होते हैं, एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी और दूसरा होता है प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को हम साइंटिस्ट लोग उस टाइम में पहचान देते थे, वो जो साइंटिस्ट लोग थे उस टाइम में प्राइमरी वैलेंसी को पहचानते थे, पर सेकेंडरी वैलेंसी को कोई नहीं पहचानता था। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता था ना, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, जो +3 हो, +4 हो, +6 हो, कुछ भी हो, ओके, ये होता था मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। बट ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ना, ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर शायद निकालना सिखाया होगा, अगर नहीं आपने सीखा है तो जाके यूट्यूब से प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, ओके, प्रीवियस वीडियोस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का देख लीजिए, जहां पर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना अच्छे से सीखा था, ओके। और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये हो सकता है 4 या 6, 4 और 6, और ये प्लस माइनस नहीं होता। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे डिसाइड होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे डिसाइड होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे डिसाइड होता है ना, अपना जो लिगांड्स कितने बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ, उसी हिसाब से अपना कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड होता है, ओके। वेरनर्स थियरी का ये बेसिक फंडा था, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था AgCl के ऊपर, ओके, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था AgCl और कोबाल्ट के एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर। उसका मैं अभी आपको टेबल दिखाने वाला हूँ, क्या एक्सपेरिमेंट किया था और उन्हें रिजल्ट क्या मिला, यहाँ पर देखिए अच्छे से। तो उन्होंने पहले लिया एक कोबाल्ट Cl3 और 6NH3 वाला कॉम्प्लेक्स जो येलो कलर का थे, और उन्होंने 3 AgCl मॉलिक्यूल हमें दिए। 3 AgCl मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेट में दिए, मतलब उसके 3 क्लोरीन बाहर होंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होंगे 3 क्लोरीन। मतलब समझ रहे हो, ये 3 क्लोरीन है काउंटर आयन। काउंटर आयन मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, काउंटर आयन मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। ये बड़े बड़े टर्म सुन के डर मत जाओ, वेरी इजी टर्म्स है, ओके। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर को हम बोलते हैं काउंटर आयन। अगर ये 3 क्लोरीन बाहर है तो अंदर कौन है? ये 6 अमोनिया अंदर है। वैसे सिमिलरली यहाँ पर 2 AgCl देते हैं, मतलब 5 अमोनिया अंदर है। यहाँ पर 4 अमोनिया अंदर है, 1 AgCl देता है, और यहाँ पर 4 अमोनिया अंदर है, 1 AgCl देता है। समझ रहे हो, 4 अमोनिया अंदर है मतलब 1 क्लोरीन बाहर होगा। और यहाँ पर देखिए, ये वायलेट कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का, ये पर्पल कलर का। और आपको पता है कि जैसे ही आपका आइसोमरिज्म चेंज होता है, वैसे ही अपना कलर और प्रॉपर्टीज भी चेंज होता जाता है। और ये टेबल में वेरनर्स ने क्या बताया ना, इसका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बताया। सर यहाँ पर तो हमने सिंपल फॉर्मूलाज लिख लिए, पर हमें तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं पता है। तो अभी हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देखेंगे इस पार्ट का। क्या है? येलो कलर जहां पर आया, तो मैंने यहां पर बताया आपको 3 क्लोरीन बाहर मिल जाएंगे, इसलिए हमने 3 AgCl निकाल दिया वहां से। अगर 1 Ag आएगा, वो 1 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो 3 Ag 3 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे। सिंपली जहां पर पर्पल कलर आ रहा है, वहां पर 2 AgCl निकल रहे थे, मतलब 2 क्लोरीन बाहर होंगे। वैसे ही यहाँ पर 1:1 है, मतलब 1 क्लोरीन और 1 क्लोरीन बाहर है। यहाँ पर 2 क्लोरीन बाहर है और अंदर कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर 1:2। और यहाँ पर अंदर 1 है और बाहर 3 है, यहाँ पर 1:3। समझ आ रहा है? तो ये वर्नर्स का इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने अपना पोस्टुलेट दिया 1898 में। ये याद रखिए पोस्टुलेट कब दिया था। तो वो पोस्टुलेट सारे बहुत इजी थे, मतलब एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 टाइप का शो करता है, एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। और जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो आयनाइजेबल होता है, या फिर आयनाइजेबल मतलब आप ये समझ सकते हो वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का खेल चलता है, इलेक्ट्रॉन का खेल चलता है। बट जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो न्यूट्रल होता है, और यहाँ पर बॉन्ड्स का खेल चलता है। यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, ये नॉन आयोनाइजेबल होता है, और यहाँ पर बॉन्ड्स का खेल चलता है, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल है। ये सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल है, और प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल है। तो ये जो 4 पोस्टुलेट है ना, आज इट इज आपने कॉपी में लिखिए, ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट दिखाना है, और ये चारों पोस्टुलेट को वर्नर्स थ्योरी में लिखना है, और ये 7 मार्क आपको इजीली दे जाएगा। आइसोमरिज्म का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से अच्छा है ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए और इजीली 7 मार्क ले लीजिए, अगर आपका आता है तो। The ions and groups bound by secondary linkage to the metal have characteristic spatial arrangement corresponding to different coordination number। अभी हमने दिखा कि स्पैटियल अरेंजमेंट क्या होता है ना, स्पेस में वो 3 डायमेंशन में डिफरेंट अरेंजमेंट करते हैं, जो हमने स्टीरियो केमिस्ट्री में अभी पढ़ा, इसलिए मैंने पहले आपको स्टीरियो पढ़ाया। और वो सिस ट्रांस होंगे, कुछ होंगे, वो वेरनर्स थ्योरी हमें नहीं बताता है, बट हमें इतना तो सिखा देता है कि अपने जो सेकेंडरी वैलेंसी वो अलग होता है और प्राइमरी वैलेंसी अलग होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर अंदर का माल अलग होता है
और ये बाहर जो काउंटर आयन होते हैं ये अलग होता है। तो वेर्नर्स थ्योरी ने हमें अपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बेसिक सिखा दिया, एबीसीडी सिखा दिया, और उसके बाद हम आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डिफरेंट टाइप्स के बॉन्डिंग, आगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के डिफरेंट टाइप के बॉन्डिंग सीखेंगे। देखो वेर्नर्स थ्योरी का अगर आपका क्वेश्चन आया तो आपको कैसे आंसर लिखना है ना, नॉर्मली आप शुरू करोगे वेर्नर्स के इंट्रोडक्शन से, इंट्रोडक्शन वेर्नर क्या है, स्विच केमिस्ट है, ओके, ये सब लिखोगे। उसके बाद आप उनका एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखोगे, ये जो टेबल है उनका एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता था ना, ये जो इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो आपको लिखना है, ऊपर 3 एजीसीएल निकले थे, उसके बाद 2 एजीसीएल निकला, उसके बाद 1 एजीसीएल निकला, ओके, ये लिखना है। और जैसे ही आपका क्लोरीन बाहर से घटता है वैसे ही आपका प्रॉपर्टीज और कलर सब चेंज होता है, उसके बाद आपको सीधे जंप करना है पोस्टुलेट पे। वेर्नर्स थ्योरी 1898 में प्रोपाउंडेड थ्योरी दिया था और उन्होंने अपने 4 पोस्टुलेट दिए, और 4 पोस्टुलेट को आज इट इज वहां पर लिख लेना है, और वेर्नर्स थ्योरी का फंडा खत्म। इतना ही छोटा सा क्वेश्चन है। पहले इंट्रो लिखना है, इंट्रो के लिए 1 मार्क होता है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट के लिए 2 मार्क होते हैं, ओके, टोटल कितने हुए 3, और उसके बाद ये जो 4 पोस्टुलेट के लिए 4 मार्क्स होते हैं, टोटल हो गया 7। और वेर्नर्स थ्योरी इतना इजी है भाई, ये क्वेश्चन जिस साल भी आता है बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, ओके, शायद 18 में आया था, बच्चे बहुत खुश हो गए थे उस साल। आपको भी आसान लग रहा होगा वेर्नर्स थ्योरी। तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालने के लिए कुछ कंपाउंड्स हमें दिए हैं, ओके, नंबर ऑफ एजीसीएल कितना AgNO3 प्रेसिपिटेट हुआ उसके हिसाब से आपको निकालना है। अगर 2 प्रेसिपिटेट हुआ है तो इसके बाहर कितने मोल क्लोरीन होंगे, 2 होंगे, तो ये हो गया सेकेंडरी 4। और यहाँ पर 2 प्रेसिपिटेट हुए हैं तो इसके बाहर कितने क्लोरीन होंगे, 2 होंगे, पर ये 6 वाटर तो अंदर होंगे ना, तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी 6 आया। सिमिलरली यहाँ पर 0 कुछ भी AgCl नहीं निकला है, मतलब ये सारे, ये जो 4 हैं, ये जो 6 हैं सारे अंदर होंगे, ये जो 6 हैं सारे अंदर होंगे, तो ये देखिए सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। तो यहाँ पर देखिए 1 निकल रहा है, मतलब 1 क्लोरीन निकल रहा है, बाकी जो 6 हैं 2 क्लोरीन और 4 NH3 ये सारे अंदर है, तो इसका भी सेकेंडरी 6 निकल रहा है। और यहाँ पर देखिए 2 क्लोरीन 2 NH3 और कुछ नहीं निकल रहा है, कुछ AgCl नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर सारे अंदर है, तो ये जो 2 क्लोरीन और 2 अमोनिया मिलके 4 यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और ये है वेर्नर्स थ्योरी का एप्लीकेशन। और आपका यहाँ पर एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, और आपका यहाँ पर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड ए कॉम्प्लेक्स। ये वाले को आपको सैंपल पेपर से कलेक्ट करना है। तो अगले नेक्स्ट क्लास तक होमवर्क क्या रहा ना, आइसोमर्जिम का सर लॉन्ग क्वेश्चन में लिखूंगा, अच्छे से, और जो अपना क्या है ना वेर्नर्स थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन लिखूंगा, छोटा सा है, वेर्नर्स थ्योरी 1.5 पेज में निपट जाएगा, पर ये आइसोमर्जिम 3 पेजेस जाएगा, पर वेर्नर्स थ्योरी 1.5 पेज में निपट जाएगा। और ये जो डिफरेंस है ये 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का एक डिफरेंस है, किसके बीच ना, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स के बीच। पिछले साल में भी ये पढ़ाया था और इस साल और एक बार ये रिपीट करवा रहा हूँ, बिकॉज ये आने वाला है, बहुत चांसेस से ये आता रहता है, मतलब ये घूमता रहता है क्वेश्चन पेपर के चारों तरफ, कभी आ जाता है पता नहीं। तो ये 3 मार्क्स में आपको 5-5 पॉइंट लिखने हैं, एक साइड में 5 और दूसरे साइड में 5, कॉम्प्लेक्स वाले साइड में 5 पॉइंट लिखने हैं और डबल सॉल्ट वाले साइड में 5 पॉइंट लिखने हैं। और ये है कहां पर ना, डिफरेंस वाले पार्ट में, अपने जो सैंपल पेपर में आपके पास जो भी है उसका है, एबीसी है, एग्जाम आइडिया है, कुछ भी है। हाँ लिप्सा शुणुचुना नहीं, सैंपल पेपर गोटे कलेक्ट कर दबो पुराना भाई मान गोटे तोर, ओके, मॉडर्न एबीसी जहां भी तोर पुराना सीनियर मान गोटे कलेक्ट कर दबो। देन तो यहाँ पर ये हमने बेसिक फंडा खत्म किया, वेर्नर्स थ्योरी वगैरह खत्म किया। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हमने आइसोमरिज्म खत्म किया, वेर्नर्स थ्योरी खत्म किया और डबल सॉल्ट और ये वाला पार्ट मैंने आपको होमवर्क दे दिया। ओके, बहुत ही ज्यादा आज कवर हो गया और हम अगले क्लास में बॉन्डिंग कवर करना शुरू करेंगे। ये बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 9.5 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है और यहाँ से 2 क्वेश्चन प्रोबेबल है, एक है वीबीटी और दूसरा है सीएफटी और ये दोनों में से सीएफटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम वीबीटी जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। उसके बाद सीएफटी को अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये टोटल क्वेश्चन नहीं आता, अगर आपको पूछेगा लिमिटेशन, मतलब आप सिर्फ लिमिटेशन लिखेंगे ये 5-6 पॉइंट
और पूरा मार्क लेके आएंगे। यहाँ पर ऐसे लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता आइसोमर्जिम जैसे। और आइसोमर्जिम में से भी शॉर्ट टाइप आ सकता है। अगर 2 मार्क का आपको पूछा भाई लिंकेज आइसोमर्जिम क्या है मुझे समझाओ और 1-2 एग्जाम्पल दो, ऐसा हो सकता है। या फिर आपको पूछ सकता है क्या सिस ट्रांस बारे में मुझे समझाओ, फैक और मर के बारे में मुझे समझाओ, और वो दोनों कैसे डिफरेंट है। तो ये एक आपका प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है। तो आप जब सैंपल पेपर के अंदर घुसोगे ना, जंप करोगे, तो आपको पता चलेगा प्रोबेबल क्वेश्चन क्या होते हैं। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आप जंप करोगे 2010 से 2020 तक क्वेश्चन आप देखोगे, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि सर कैसा क्वेश्चन आता है, सर कहां से हमें सिलेक्शन देते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर से ही सब जितने भी टीचर हैं सिलेक्शन देते हैं। तो कोई किसके पास क्वेश्चन नहीं होता सीएचएससी का, समझ रहे हो। तो सारे सिलेक्शन आते हैं प्रीवियस ईयर से। तो आज आप जाके अपने सैंपल पेपर को अच्छे से क्या कीजिए, चर्न कीजिए, अच्छे से पढ़िए, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। मैं ग्रुप में डाल दूंगा टाइमिंग, आ जाना भाई। ओके।